नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और ये है हमारा इंटरव्यू सेगमेंट। आज है हमारे साथ वो जिनकी आवाज़ बड़ौदा के घर-घर में गूंजती है, जो गुजरात की शान है, वडोदरा की जान है। आज है हमारे साथ आरजे क्षितिज। और आरजे क्षितिज के बारे में बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में आप वैसे भी बहुत कुछ जानते हैं। फ़ॉर्मर आरजे, सिंगर, मोटिवेशनल स्पीकर, यूथ आइकन और न जाने क्या-क्या उनके बारे में मैं आपको बताऊँ। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। शुक्रिया, थैंक आप यू, अपना थैंक यू, कीमती वक़्त हमें दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, वैसे आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें की हैं जी, और उसी के उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक आरजे से शुरू करके एक जी। सिंगर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक यूथ आइकन बनने तक का आपका सफ़र जो है, अगर उसे आप थोड़ा हमें डिस्क्राइब करें, कुछ शब्द उसके बारे में बताएँ तो अच्छा रहेगा। तो विथ utmost modesty आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ करना है लाइफ में। अम, और जाहिर सी बात है कि पब्लिक मोस्ट ऑफ द पीपल को ऐसा लगता है या ऐसा पता है कि मेरी जर्नी की शुरुआत एज एन आरजे हुई थी कुछ 13 साल पहले। पर वो 100% सही नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टेज पे जब 4 साल का था तब से ही स्टेज पे ही रहा हूँ, ऐसा कहें तो चलेगा। बिकॉज आई हैव बीन वेरी एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सिंस आई वाज अ स्मॉल किड। तो बहुत सारे सिंगिंग कंपटीशन से लेके डिबेट्स या एलोक्यूशन या पता नहीं और क्या क्या, स्टेज से एक अलग ही लगाव पहले से रहा है। और आरजे तो जस्ट केम बाय द वे। जब तक रेडियो मिर्ची के साथ में जुड़ा, उसके पहले बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैं कर चुका था, और रेडियो मिर्ची वाज वन मोर स्टेप फॉर मी। हालांकि इतनी सारी अलग अलग चीजें करने के पीछे जो लॉजिक है या जो साइकोलॉजी है वो बहुत सिंपल है। मैं हमेशा ऐसा ऐसा समझता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि इंसान को वैसी चीजें करनी चाहिए जिसमें उसे मजा आए। सो डू थिंग्स विच यू लव। और अगर आप ऐसी चीजें करेंगे जिनमें आपको मजा आता है, तो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस वो चीजों में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब स्कूल में कोई बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उसका अटेंशन लेवल अलग होता है, और जो उसका लीस्ट पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उसका इंटरेस्ट लेवल या उसका जो मोटिवेशन है वो बहुत लो होता है। सो सिमिलरली आई ऑलवेज फॉलोड दिस वेरी सिंपल फिलोसफी ऑफ डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। और जितनी चीजें मुझे पसंद है उनमें मैं कुछ ना कुछ नया नया करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ये मेरी जर्नी है। रेडियो हैपेंड बाय चांस, क्योंकि तब तक मैं लिखने की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा था। मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स हो चुका था, और क्या बात आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स वेयर आई कुड बी अ कॉपीराइटर, और आई वाज ऑलरेडी राइटिंग। मैं बहुत कुछ लिख भी रहा था उस टाइम पे, फ्रीलांस। तो मुझे कुछ राइटिंग में दिलचस्पी थी, शायद रिसर्च करना था। और अचानक कहीं से पता चला कि अच्छा, रेडियो मिर्ची के ऑडिशंस हो रहे हैं बड़ौदा में। सो आई सेड, कैन आई गो एंड अप्लाई फॉर कॉपीराइटर? तो पता चला कि नहीं नहीं, कॉपीराइटर तो ऑलरेडी है भाई। तो जो मेरे दोस्त एक थे, मेरे कॉलेज के सीनियर, हु वाज वर्किंग विद रेडियो मिर्ची एट दैट पॉइंट। सो आई आस्क्ड हिम के तो अब क्या करूं यार? तो उसने बोला, अच्छा कॉपीराइटर तो ले लिया है, पर आरजे की जगह है, तेरे को ट्राई करना है क्या? गुजराती आती है तेरे को बोलने? मैंने बोला, कई बात करे जाओ, गुजरात में रहेलो છે, गुजराती ना आवड़े? पाको तो बरोडियन। पाको वटती गुजराती भाई। तो बोले कि चल, तो एक बार जाके आ, तू जाके मिल ले जो भी हो रहे हैं इंटरव्यूज। एंड सो देन आई वेंट, आई मेट, एंड देन आई got selected in one round, second round, and so it happened. And I enjoyed it. I've thoroughly enjoyed the 13 years of my life which I gave to radio, and पता ही नहीं चला ये 13 साल कहाँ बीत गए। और इतना इतना सारा प्यार मिला है, इतनी सारी नई नई चीजें की है। द मीडियम हैज गिवन मी इमेंस 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 लव, जो मैं कभी शायद रिपे नहीं कर पाऊंगा। ये शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया है, एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट देन देर वॉज अ पॉइंट इन टाइम जब मुझे लग रहा, और अभी भी मुझे लग रहा है, कि बहुत सारी और नई नई चीजें लाइफ में ट्राई करना, सीखना बाकी है। एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब ये 13 साल की जर्नी को एक फुल स्टॉप लगाना जरूरी है।
ताकि कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो अब आगे जाने के लिए यहाँ से निकलना मेरे लिए जरूरी था, और इसीलिए फिर रेडियो के करियर को हाल ही में, ये कोरोना का कहर शुरू हुआ उससे पहले ही मैंने रेडियो को अलविदा कहा 2020 में। सर मैंने ये भी सुना है कि जब आपने रेडियो छोड़ा तब आपको बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे थे कि क्यों छोड़ा, लोग रो हाँ रहे थे, तो ये बात सही है? हाँ, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा, मतलब इतना ज्यादा इमोशनल हो जाएगा वो। देखिए, आई एम एन आर्टिस्ट, और मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। मतलब आज की तारीख में एक आर्टिस्ट से ज्यादातर लोग कैसे जुड़े हुए होते हैं? सोशल मीडिया के जरिए से। जी। तो मैं कहीं, अगर मैं आज रेडियो पे नहीं हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे तो हूँ, बिल्कुल। और मैं वहां पे पोस्ट डाल रहा हूँ या मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो इट इज नॉट एज इफ आई हैव कंप्लीटली गॉन अवे। तो ये मुझे बहुत सरप्राइजिंग लग रहा था, और बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए कि इतने सारे लोग फोन कर रहे थे, कितने सारे लोग मेरे आखिरी दिन पे आए थे मिलने, केक्स भेज रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। इनफैक्ट एज रिसेंट एज येस्टरडे इवनिंग, कल शाम को मेरे पे एक फोन आया था, अरे क्यों रेडियो छोड़ दिया तुम, हम रेडियो। तो तो आई डोंट नो, मतलब मेरे लिए वो, आई थिंक इट इज अ ब्लेसिंग दैट इतना सारा प्यार इतने इमोशनल वे में मुझ तक रेडियो के जरिए पहुंच सका है। एंड लाइक आई सेड, आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। पर मुझे ऐसा लगता है सर कि इसके पीछे का एक रीजन ये भी है, क्यों, देखिए आरजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, पर हर एक आर्टिस्ट के साथ इतना कनेक्शन शायद नहीं होता ऑडियंस का। अम, पर मुझे ऐसा लगता है, आई आई डोंट नो इफ आई एम राइट और नॉट, बट यू नो व्हेन आई वाज ऑन द रेडियो, मैं हमेशा जो भी बोला हूँ मैं दिल से बोला हूँ। मतलब अगर अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं वो भी बोला हूँ कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। जनरली एक परसेप्शन ऐसा होता है कि आरजेस हमेशा खुश होते हैं, हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं, हे कैसा चल रहा है, गुड मॉर्निंग। बट आई हैव बीन वेरी नेचुरल के अगर मेरा दिन अच्छा नहीं है तो नहीं है, अगर आज मेरा मूड अच्छा नहीं है तो नहीं है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तो नहीं है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ऑनेस्ट विथ माय आर्ट। परहैप्स उसी वजह से लोग शायद जुड़ पाए हैं या इमोशनली कनेक्ट हो पाए हैं। और ये मैं हर एक जगह पे कहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आई थिंक बहुत 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 इमोशनल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए कि मैं रेडियो पे अक्सर बात करता था कि मैंने हांडवो बो भाव है। और मेरे जो आर्डेंट फैंस हैं, मेरे जो रेगुलर लिसनर्स हैं, उनको पता है कि भाई क्षितिज को ये चीज बहुत पसंद है, पसंद है। और जिनके घर पे बनता, और गुजराती के घर में हांडवो बनना कोई कोई रेयर बात नहीं है, मतलब एक जी। आध महीने में एक आध बार दो बार तो बन ही जाता है। अम, तो हर महीने मेरे पास कम से कम 2 या 3 डब्बे तो मिनिमम आते थे, मतलब कि किसी के घर पे बना है तो किसी ने डब्बा मेरे लिए भेजा है, इन ऑल माई 12-13 years ऑफ माई करियर। तो मुझे वो ऐसा लगता था कि, और आज भी अभी किसी के घर पे बनता है तो लोग अभी इंस्टा स्टोरी भेजते हैं मुझे फोटो क्लिक करके कि जो क्या हमारा घर बात है है। हांडो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक कनेक्शन है, इट इज अ वेरी वेरी ट्रू, वेरी जेन्युइन, एक दिल से कनेक्शन, क्योंकि वो मुझे हांडवे का डब्बा भेजेंगे, उसके बदले में मैं उसको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। मतलब देयर इज नो गिव एंड टेक, दे आर जस्ट यस। सेंडिंग इट आउट ऑफ देयर लव, yeah, when they remember me, it is only out of their love. So I think it is great. तो वो फोन कॉल्स और वो मैसेजेस तो अभी तक जारी हैं। आई मीन इट्स बीन 6 months that I have not been on radio, um, and I feel very very grateful that I received so much love for my art, and I'll always be grateful. सर आपकी जो आरजे की जर्नी थी वो इतनी सक्सेसफुल थी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं अभी जी आपके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था कि जी चलिए ऑडियंस से पूछते हैं कि आपको किस तरह से देखते हैं। मैंने मेरे एक सर से पूछा कि क्या आप आरजे क्षितिज को जानते हैं, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आरजे क्षितिज ही है जिसकी वजह से मैंने रेडियो सुनना शुरू किया, वरना तो मैं वाह। रेडियो सुनता ही नहीं था। तो एंड दिस इज द एग्जैक्ट सेंटेंस व्हाट ही सेड। हम्म, तो ये आपके लिए उनका प्यार अभी भी है, और क्या वो अभी बात। भी आपको सुनना चाहते हैं, और अभी भी आपकी जो स्टोरीज है वो जी जी फेसबुक पे सुनते हैं, आपकी जी स्टोरीज, आपके जो गाने हैं गरबा ऑन गिटार। जी।
तो सर जैसा कि आप जानते हैं हमारा जी ये जो चैनल है वो जी ज़्यादातर उसमें युवा सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं। ओके या तो डिप्लोमा वाले हैं या तो इंजीनियरिंग वाले हैं या जी फिर ऐसे ही बहुत सारे, पर ज़्यादातर युवा वर्ग हैं। ओके तो युवाओं के बारे में अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो जी आजकल जो है वो एक सोशल मीडिया का ज़माना है। तो जी ऐसे में हमारे युवाओं के पास जो टैलेंट है, जो कौशल्य है, उसको दिखाने का उनके पास मौका बहुत ही अच्छा है। राइट लेकिन परेशानी ये है कि कुछ-कुछ लोगों को घर से कुछ परेशान प्रॉब्लम होती है। कुछ-कुछ लोगों को अपना टैलेंट तो करना है, उसमें आगे जाना है, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा उसमें? अगर मैं हम्म सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या होगा? हम्म तो इन सारी दुविधाओं से कैसे ऊपर उठा जा सकता है? और हम्म ऐसे में उनको क्या करना चाहिए कि जो वो पढ़ रहे हैं, उसी में आगे बढ़ें, वही अच्छा रहेगा या फिर उसके साथ-साथ अपने टैलेंट को भी साथ में लेकर आगे बढ़ें? सर पता है ये कोरोना सिचुएशन ने हमें एक चीज से रूबरू किया है, वो ये है कि हम अक्सर ऐसी कंप्लेन करते रहते थे कि जवा देना टाइम જ નથી મળતો कि हमारी वजह से टाइम જ नहीं। ये कोरोना में जब अभी तो खैर बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, पर जब एक्चुअल लॉकडाउन हुआ था, द फर्स्ट लॉकडाउन 21 डेज का जो पहला लॉकडाउन हुआ था, उसमें दिन नहीं कट रहे थे हमारे, समय नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि अब कितना कोई टीवी देखेगा, कोई कितना पत्ते खेलेगा, कितना खाना बनाएगा, कितनी रेसिपीज ट्राई करेगा। एट सम पॉइंट ऐसा लग रहा था कि यार हवे शू करिए हवे कहीं। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम। बहुत सारा टाइम क्यों था? क्योंकि फालतू में वेस्ट करने के लिए टाइम जो था वो सब चला गया था। चला गया। मेरा कहने का मतलब ये है दैट वी हैव इनफ टाइम। हमारे पास हमेशा इनफ वक्त होता है। अगर अगर कोई ऐसा कहता है कि हमारी पास टाइम मत नहीं, उसका मतलब ये है कि उसको उसका टाइम मैनेज करना नहीं आता। एग्ज़ैक्टली। इफ वी सी इन द वर्ल्ड, हम जब भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जैसे हमारा अपीयरेंस अलग अलग है, हम अलग अलग दिखते हैं, हमारे बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं। आप किस फैमिली में पले बड़े हैं, मैं किस फैमिली, वो अलग है। सबका इकोनॉमिकल स्टेटस अलग अलग है, किसी की हाइट अलग है, किसी का एथनिसिटी अलग है, किसी का कलर अलग है। पर एक ऐसी चीज, किसी की बुद्धि अलग है। कुछ हुँ, लोग बहुत शार्प होते हैं, कुछ लोग किसी की आर्ट स्किल, जैसे कोई बहुत अच्छा गा सकता है या वो बहुत अच्छा नेचुरल एक्ट कर सकता है, कुछ लोग नहीं कर सकते कोशिश करने के बावजूद। ये सब चीजें अलग अलग हो सकती हैं। पर एक चीज ऐसी है जो छह 6 बिलियन जितने भी पृथ्वीवासी हैं वो सबके पास सेम है, और वो है समय। आज बिल गेट्स हो, मार्क जकरबर्ग हो, नरेंद्र मोदी हो या दिलीप सर, बिल्कुल। सबके पास सेम है 24 आवर्स। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू मेक ऑफ दैट। वो आपके ऊपर है कि वो 24 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं या अगर मैं एक जॉब कर रहा हूं, तो उसके साथ भी मैं कुछ और कर सकता हूं, उतना समय मेरे पास है। यू हैव इनफ टाइम टू डू 2 थिंग्स इन 1 डे, डेफिनेटली, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर फैमिली। इतना समय हमारे पास है। 24 घंटे बहुत लंबा समय होता है। आप 8 घंटे 10 घंटे अगर आप काम करते हैं, 2-3 घंटे अपने पैशन के लिए आराम से दे सकते हैं। उसमें कुछ भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिफिकल्ट चीज नहीं है मेरे हिसाब से। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज द फियर ऑफ फेलियर। ये बहुत कॉमन है, और सब में होता है। I don't think it is rare. I don't think it is abnormal also. It is very natural, very normal to have fear of failure. और किसी भी चीज को जब हम ट्राई करते हैं तो उसमें 50% चांसेस होते हैं। 50% चांस होता है कि आप फेल हो सकते हो। आज अगर मैं एक नई शॉप खोलता हूं तो 50% चांस है कि वो शॉप नहीं चलेगी। आज अगर मैं नई नौकरी करता हूं तो 50% चांस है वो नौकरी में मुझे सफलता नहीं मिलेगी। पर हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो उसको हमने इसी तरीके से वायर किया है कि हम यही 50% को पहले देखते हैं कि ना चाली तो हमारी दुकान ना चाली तो मार आ नौकरी में मैंने ना मजा आई तो। हम वो नहीं देखते कि चल गई तो क्या होगा भाई। जी, सही बात है। 50% तो चांस बाकी है ना। अगर 50% चांस है कि नहीं चलेगा, ठीक है, पर चल गया तो क्या होगा, वो उसकी तरफ हम कभी नहीं देखते। वी आर वायर्ड, हम उस तरीके से ही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आ नहीं था तो शू करीशू।
बैकअप प्लान रखो, बैकअप प्लान रखो। और वो बैकअप प्लान में हम इतने बैकअप हो जाते हैं लाइफ में कि फिर वहीं अटक जाते हैं। जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, अब जितने भी फेमस क्रिकेटर्स हैं, जितने भी फेमस कलाकार हैं, वो लोगों ने कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया होगा कि हमें इस लाइन में आगे बढ़ना है, और उस लाइन में रिस्क कितना है। आज क्रिकेट में देखा जाए तो भारत की टीम में 12 लोग होंगे या 15 लोग होंगे। 130 करोड़ की जनता में से 15 लोग चुनना, वो कितना मुश्किल काम। पर वो जो 15 लोग थे, उन्होंने कभी डाउट नहीं किया होगा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि नहीं होगा तो क्या हो। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि होगा, उस पे अपनी जी जान लगा दो। तो पहले कोशिश तो करो, उसके बाद इफ फेलियर कम्स, सो व्हाट, तो क्या। अगर फेलियर आता भी है, अगर आप पूरे जोश के साथ आपने कुछ नया शुरू किया है, उस पूरी जी जान लगा के मेहनत की, और फिर भी वो नहीं हो, तो क्या, कुछ नहीं, नया ट्राई करो भाई। लाइफ यहाँ एंड थोड़ी होती है, बिल्कुल। लाइफ डज नॉट एंड हियर। सो आई वाज रीडिंग दिस, इवन अमिताभ बच्चन फॉर दैट मैटर, अक्षय कुमार फॉर दैट मैटर, ईयर ऑन ईयर कोशिश करते रहे। इरफान इरफान खान जो अभी 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 हमें छोड़ के जिनका चले गए। या, जी। तो he tried for so many years before he came into the limelight. I was reading this सुखविंदर सिंह के बारे में मैं पढ़ रहा था। सुखविंदर सिंह जब बॉलीवुड में आए थे, तो सुखविंदर सिंह की आवाज थोड़ी सी अलग है, और वो टाइम पे कुमार सानू एंड अभिजीत और वो लोग का पूरा एक चल रहा था 90s के टाइम पे, लेटर पार्ट ऑफ 90s। तो हीरो की जैसी थोड़ी तो आवाज होनी चाहिए। अब सुखविंदर सिंह थोड़ा सा नेजल, थोड़ा सा श्रील वॉइस लेके बोले तुम किसके लिए गाओगे भाई। बहुत कोशिश की, पर गाने मिल ही नहीं रहे थे। बोले आपकी आवाज किसी हीरो के साथ सेट नहीं होगी। और सुखविंदर सब जगह अपना ऑडिशन ऑडिशन दे के आए थे, और छोड़ रहे थे। जिस दिन वो बॉम्बे छोड़ के वापस जा रहे थे पंजाब, बोले कि अभी यहाँ कुछ नहीं होगा, अपने अपने पंजाब इंडस्ट्री में जाके वहां काम कर लेंगे। उस दिन उन पर कॉल आता है ए आर रहमान का, ए आर रहमान के ऑफिस से, और कहते हैं कि भाई आपको चेन्नई आना पड़ेगा, एक गाना रिकॉर्ड करना है आपकी आवाज। एंड ही वाज सरप्राइज्ड। बोले चलो ठीक है, वापस जा ही रहा हूँ तो एक चांस ले लेते हैं, रहमान सर ने बुलाया तो कुछ शायद हो सकता है कुछ अच्छा हो। और वो गए, और फिर वहां जाके उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया, गाना हिट हुआ। एंड द सॉन्ग इज छैया छैया, बाय द वे, फ्रॉम दिल से, जो अच्छा। ट्रेन के ऊपर शूट हुआ है मलाइका हाँ, और बड़ा ही शाहरुख के फेमस साथ। गाना। तो बहुत फेमस गाना हुआ है, और जी। उसके बाद उनकी चल पड़ी। बट कहने का व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट इट ऑल, यू नेवर नो, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चीजों का नॉलेज है। ऐसा हम लोग क्लेम करते हैं कि हमें ये पता है कि हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, कैसे काम करते हैं। आजकल लेटेस्ट न्यूज में आर्टिफिशियल स्किन हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान बहुत तरक्की कर चुका है। इफ यू सी 100 years और 1000 years फ्रॉम नाउ, पहले क्या था और अभी हम कहाँ हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। आने वाले समय में 5G आएगा, 6G आएगा, और ट्रमेंडस स्पीड हो जाएगी। ये सब होने के बावजूद एक चीज हमें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। कल छोड़ो, अगले अगले मिनट क्या होने वाला है हमें नहीं पता, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं सोचे कि जो कुछ भी होने वाला है वो अच्छा ही होगा। लेट्स थिंक बिल्कुल। पॉजिटिव। और अगर यस। नहीं होता है, खुदा ना खास्ता अगर नहीं होता है, तो ठीक है ना यार, बीजू ट्राई करवानो है मौजूद, कुछ तो चलेगा। तो सर, एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेहनत हर कोई करता है, कोशिश हर कोई करता है, कोशिशों के बावजूद जब हाथ में कुछ नहीं आता, तब लोग उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और डिप्रेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। राइट। हाल ही में हमने सुशांत राइट। सर का केस देखा है। तो डिप्रेशन के वजह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे में खुद का कॉन्फिडेंस लेवल, खुद का आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा जा सकता है? सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नेगेटिव नहीं विचारवानो, આપણે હંમેશા પોઝિટિવ જ વિચારવાનું। देखो, वी आर अ ह्यूमन माइंड, और इट इज वेरी वेरी नेचुरल फॉर अ ह्यूमन माइंड टू फील ऑल दीज नेगेटिव नेगेटिव इमोशंस। यस। नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर, negative emotion like anger, a negative emotion like uncertainty, apprehension. um, Sometimes you feel कि बस सब छोड़ दूं, मैं दुनिया का अंत ला दूं। ये सब फील करना बहुत नेचुरल है, इसमें कुछ अब नॉर्मल अननेचुरल नहीं है।
पर ये फीलिंग को तुम्हारे अंदर पकड़ के रखना वो अननेचुरल। अगर अगर मेरे अंदर भय, डर आता है या मेरे अंदर गुस्सा आता है, तो उस गुस्से को कंट्रोल करना, उस भय को कंट्रोल करना, उसको ओवर पावर करना मेरा काम है। अगर मैंने उसको यहाँ रहने दिया, तो वो जो अंदर विकृतियां हैं वो क्रिएट करना शुरू होगा। ये जो भी डिप्रेशन तक पहुंचते हैं वो इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि वो इमोशन को हजम नहीं कर जाते। उसको हजम कर जा आएगा ही, नेगेटिव इमोशन आएगा, और उसमें कुछ, मेरे हिसाब से कुछ बुरा नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इट इज ओके इफ समटाइम्स यू फील सैड। अरे हाँ, तो अगर हम हैप्पी फील कर सकते तो सैड क्यों नहीं फील कर सकते? पर वो सैडनेस को समझो क्यों आई है, वो वापस ना आए, उस हिसाब से उसको ट्रीट करो और आगे जाने दो। उसको पकड़ के अगर बैठ गए तो फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। सो डोंट डोंट ड्वेल अपॉन अ फेलियर। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव इमोशन अगर आते हैं तो आने दो, कोई बात नहीं, पर उसको पकड़ के मत रखो, उसको समझो एंड गेट रिड ऑफ इट। क्या આપણા બધાના ઘરમાં કચરો નથી આવતો? આવે છે ને? તો તમે શું आता है। કરો છો? કચરા झाड़ू मारीने बाहर काढ़ी नाखो છો। अगर वो हम्म। कचरे को हमने रहने दिया तो क्या होगा? तो फिर घर कचरे का ढेर बन जाएगा। एग्जैक्ट। सिमिलरली विथ योर माइंड, कचरा तो आएगा, तो उसको साफ करते रहना है। आप फिर वो साफ कैसे करोगे वो अपने ऊपर है। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन होता है, कुछ लोगों के लिए म्यूजिक सुनना है, कुछ लोगों के लिए दोस्तों के साथ समय बिताना है, कुछ लोगों के लिए साइकिलिंग पे जाना है, जॉगिंग करना है, स्पोर्ट खेलना है, वीडियो गेम खेलनी है, पार्टी करनी है, कुछ भी करो, पर वो कचरे को साफ करो, क्योंकि वो कचरा रह जाएगा तो घर कूड़ा घर बन जाएगा। एंड दैट इज समथिंग which we, all of us have to understand that it is okay for the कचरा to come, it will come। घर लेके बैठे हैं तो कचरा तो आएगा ही, पर वो कचरे को साफ करना वो हमारा काम है, क्योंकि घर के हम मालिक हैं और उस घर में हमको रहना है। गंदे घर में हम नहीं रहेंगे। I think this is the simplest analogy that I can give. um, it's okay to fail, it's okay to feel sad, it's okay to feel depressed, but it's not okay to dwell upon it. So don't let that rule you, don't let that overpower you. इसमें से कैसे निकले उसका हर एक के लिए अलग रास्ता होता है। Everyone individually reacts differently to this. So for some to improve my mood, I listen to music, I go for a walk, I go for a drive। ये मेरी फेवरेट चीजें हैं। I play the guitar। ये मेरी फेवरेट चीजें हैं। पॉसिबल है आपकी अलग हो, पर आपकी जो भी ये फेवरेट चीजें हैं जो आपको हमेशा आपका मूड एनहांस करती हैं, वो चीजों को आप रिपीटेटिवली कीजिए, ताकि आपका घर साफ रहे। जी। सर, आजकल के युवाओं में एक चीज़ जो है वो हमने देखी है, वो है कि आजकल का युवा जो है इम्पेशेंट होता जा रहा है और उसको जल्दी-जल्दी रिज़ल्ट चाहिए कि आज मैंने कुछ किया, मुझे कल ही कल या फिर जल्द ही रिज़ल्ट मिलना चाहिए। जैसे कि मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट की, बाद में उसने 1 महीने के बाद उसको छोड़ भी दिया। क्यों? क्योंकि सर मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, ऐसा मुझे बोल रहा था। तो एक लगातार मेहनत और पेशेंस का ज़िंदगी में कितना महत्व होता है? एक्सेलेंस वो कंटिन्यूअस कुछ चीज करने से आती है। जिंदगी में नंबर 1 बनना इतना मुश्किल नहीं है। नंबर 1 पे टिके रहना बहुत मुश्किल है, और एग्ज़ैक्टली। उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली वो चीज लगातार करते रहना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नथिंग कम्स इजी, नथिंग कम्स फास्ट। उसका सिंपल सा उदाहरण है हमारा शरीर। चाहे वो कोई बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों पैदा ना हुआ हो, वो डायरेक्टली 10 साल का नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल। वो इंटेलिजेंट 10 વર્ષનો થઈ ગયો 2 દિવસમાં, ऐसा जी। पॉसिबल नहीं है, राइट? चाहे हम टेक्नोलॉजिकली कितने भी एडवांस्ड हो जाए, 9 महीने से पहले बच्चा पैदा नहीं होगा मतलब नहीं होगा। एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम। चाहे हम जैसा मैं आगे कह रहा था कि हमारे पास एक घड़ी है 24 घंटे की, तो एक साल 365 डेज का ही होगा। हम 5G में चले जाएं, 6G में चले जाएं, या पुराने जमाने में रामायण महाभारत के युग में थे, तब भी एक दिन के 24 घंटे ही होते थे। अभी भी 24 घंटे ही होंगे, 365 डेज का ही एक साल होगा। वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। सो सम थिंग्स वर्क ऑन दैट टाइम फ्रेम। आई अंडरस्टैंड कि अभी का जो जमाना है वो बहुत फास्ट है, पर जो चीजों में रिजल्ट हमें चाहिए वो फास्ट नहीं मिलता है। जो फास्ट रिजल्ट आता है वो फास्ट जल्दी चला भी जाता है। उसका सिंपल एग्जांपल वायरल वीडियोस होते हैं। बहुत सारे वीडियोस अचानक वायरल हो जाते हैं, फिर अचानक चले भी जाते हैं।
वो डांसिंग कोई वाले याद भी अंकल नहीं। आजकल कहाँ है, बुलाओ, दिखाओ मुझे। जो कल जी। लास्ट ईयर बहुत फेमस हुए थे डांस कर करके, गोविंदा स्टाइल डांस कर रहे, तो कहाँ है आजकल अंकल, बताओ मुझे। नहीं है ना कहीं पे। और ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल्स हैं, मतलब आई कैन गिव यू सो मेनी सच एग्जाम्पल। वो पीछे देखो वाला एक लड़का था पाकिस्तानी, बहुत वायरल हो गया था, पीछे देखो, पीछे तो कहाँ है अभी। अगर आपको एक्सेलेंस चाहिए तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। एवरीथिंग कम्स एट इट्स ओन टाइम, यू कांट चेंज दैट। लाइक आई सेड, आई अंडरस्टैंड कि अभी इम्पेशंस ज्यादा हो गया है, क्योंकि सब कुछ एट योर फिंगर टिप्स है। ये मैं अक्सर कहता हूँ बहुत सारी जगहों पे कि हम जब स्कूल में थे तो कुछ अगर रिसर्च करना है या कोई नॉवल पढ़नी है तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था, और लाइब्रेरी जाके बुक इश्यू करनी पड़ती थी। अब अगर वो बुक कोई और ले गया है तो आपको वेट करना पड़ता था कि कब वो बुक वापस आएगी, उसके बाद आप जाके इश्यू करोगे। तो इट वॉज अ प्रोसेस। एक इतना छोटा पैराग्राफ लिखने के लिए इतना सारा वेट करना पड़ता था। हम्म। और अभी क्या होता है, क्लिक, विद इन 3 सेकेंड्स तो पैराग्राफ कॉपी पेस्ट हो चुका है, जिसके लिए हमें कम से कम 3 दिन या समटाइम्स इवन मोर लगाना पड़ता था, वो 3 सेकेंड में काम हो जाता है। सो इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट इम्पेशंस कम्स विद दिस। ये एक टेक्नोलॉजी का सो टू स्पीक साइड इफेक्ट है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट। बहुत सारी चीजें ऐसी है, लाइफ मैगी नहीं है कि हमने ऑर्डर किया और आ गया। और मैगी का टेस्ट मैगी ही रहेगा, बिरयानी का टेस्ट बिरयानी रहेगा। तो अगर आपको लाइफ में बिरयानी खानी है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, सिंपल। तो सर अब मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा वो ना सिर्फ युवाओं में बल्कि बड़ों में भी देखने को मिलता है, वो ये कि मातृभाषा का जो महत्व है वो आजकल कम होता जा रहा है। लोगों को इंग्लिश मतलब कि इंटेलिजेंस ऐसा हो गया है। तो ऐसे ज़माने में इसका क्या रीज़न है कि लोग अपनी मातृभाषा बोलने से भी शर्मा रहे हैं आजकल के ज़माने में, और मातृभाषा का कितना महत्व होना चाहिए? ये आई अंडरस्टैंड ये आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ सालों से एक कैंपेन चलाता हूँ जिसका नाम है वट थी गुजराती। और जी ये बिल्कुल। कैंपेन इसीलिए चलाते हैं हम कि गुजरात के जो लोग हैं या स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, उनको गुजराती लैंग्वेज के प्रति शर्म ना आए। एंड आई एम जी यूजिंग दिस स्पेसिफिक वर्ड्स, ओके। अब मैं इस कैंपेन के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं गुजराती हूँ। had I been in some other region or some other state, probably मैं उस रीजन या उस लैंग्वेज की बात कर रहा होता। ये मेरा रिसर्च नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट द यूएन इज सेइंग। ये यूनेस्को ने फाइंडिंग किया, और वो लोग का ये ऑफिशियल डेटा है या ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बच्चों को अगर आप अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं तो उनको कम से कम प्राइमरी एजुकेशन उनकी मातृभाषा में दीजिए। बिल्कुल। अब जब यूएन के लेवल की कोई एजेंसी जब ऐसा फाइंडिंग करती है, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। मेरे हिसाब से लॉजिक बहुत सिंपल है। हमारे सबसे पहले गुरु, हमारे सबसे पहले टीचर, मतलब हमारे मदर, हमारी मदर। माता। हम जो भी सीखते हैं शुरुआत की हमारे जो सालों में, वो हम सब अपनी माँ से सीखते हैं, कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। और इसीलिए मातृभाषा कहा जाता है कि जो माँ की भाषा है। तो वो हमारे अंदर एक डीएनए के जैसे रजिस्टर हो जाती है, हमारी मातृभाषा। और उसी भाषा में अगर मुझे कुछ भी आप सिखाओगे तो मैं बहुत आसानी से सीख लूंगा, क्योंकि यही भाषा मेरी माँ भी बोलती है और यही भाषा में मैं सीख रहा हूँ। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर माई माइंड टू कॉम्प्रिहेंड, टू अंडरस्टैंड, टू ऑब्जॉर्व। अब होता क्या है कि हम घर में एक अलग भाषा बोलते हैं, और 3 साल के, 3.5 साल के बच्चे को तुरंत बिठा के बोलते हैं कि अब आपको एक अलग लैंग्वेज सीखनी है। तो आप सोचिए कि उस छोटे से दिमाग में कितना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। घर पे अलग लैंग्वेज है, स्कूल में एक अलग लैंग्वेज है, और एक कांस्टेंट बैटल है। घर से कॉन्स्टेंटली ये बताया जाता है कि ये लैंग्वेज अगर नहीं सीखी तो तुम बुद्धू हो, पर घर पे आके बात तो दूसरी लैंग्वेज में करनी है। जी। सो दिस कॉम्प्लिकेट्स अ स्मॉल लिटिल माइंड। ये एक एस्पेक्ट है उसका। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमारे हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, वो सभी लैंग्वेजेस में उसकी हिस्ट्री है। आज मैं अगर कहता हूं कि मैं कौन हूं, तो मैं एक गुजराती हूं, मैं एक भारतीय हूं, वो मेरी पहचान है। अब हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो आर्ट है, हमारी हमारी जो कविताएं हैं, जो गाने हैं, वो सब कुछ हमारी भाषा में है। अगर भाषा नहीं रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है, ना कला रहेगी, ना उसका इतिहास रहेगा।
और वो अगली पीढ़ी को अगर बताना है तो वो भाषा को बचाना जरूरी है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो, तो तुम कैसे डिसाइड कर पाओगे कि तुमको कहाँ जाना है? इसका एग्जैक्टली। एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि जैसे वट वृक्ष होता है, तो वो जितना घना होता है उसकी जड़ें उतनी ही अंदर जमीन में और फर्मली जमीन को पकड़ने लगती है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज हु वी शुड बी। ना कि हम बड़े हो गए तो अब मुझे इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश में मास्टर्स हूँ, मतलब गुजराती में बात ना करूँ, हट गुजराती। ये जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड से हमें तकलीफ है। हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि आप दूसरी भाषाएं मत सीखिए, सीखिए। हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं, वी हैव टू लर्न इंग्लिश या स्पेनिश या फ्रेंच, वॉट जो आपको सीखना है सीखिए, पर अपनी भाषा को नीचे दिखा के। तो अगर सामने आपको कोई गुजराती मिलता है तो गुजराती में बात कीजिए, प्रॉब्लम क्या है? उसकी शर्म नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने ये वर्थ ही गुजराती कैंपेन की शुरुआत की। आई जस्ट गिव यू ब्रीफ एग्जांपल। ये जो बहुत सारे मेरे सेशंस में, बहुत सारे लेक्चर्स में मैं बोलता हूँ यस सर। कि इसका द इसका एग्जांपल हमारे ही पास में है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब हमको उसके अवशेष मिले, तो उसमें एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लोगों को पता नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट कैसे हुआ, कैसे अचानक लोग कैसे चले गए, इतना सारा इतना एडवांस्ड बनाया था तो सब लोग गए कैसे, मतलब कैसे मर गए, ये पूरा जो सिविलाइजेशन था वो एक्सटिंक्ट कैसे हुआ। इसके अभी तक हमारे पास सबूत नहीं है, वी ओनली हैव थियरीज। पता है हम्म। सबूत क्यों नहीं है? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक आदत थी, वो लोग लिखते थे, वो हायरोग्लिफ्स में लिखते थे। तो वो हम्म। जैसे इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में लिखते थे, तो हमको वो डिसाइफर करना, वो पढ़ना ही नहीं आया है। तो अब सोचिए लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस। अगर उनकी लैंग्वेज हमें आती होती तो हमें कितने सारे रहस्य जानने मिलते। हमको उनकी बिल्कुल। लैंग्वेज ही नहीं पता, वो लोग उनकी लैंग्वेज पास ऑन नहीं कर सके, इसके लिए हमें पता ही नहीं है कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या करते थे। हाँ, जितना हम देख के समझ पा रहे हैं उतना समझ पा रहे हैं। सो इफ अ लैंग्वेज गोज एक्सटिंक्ट, उसका मतलब ये है कि वो कल्चर पूरा इन अ वे एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो कल्चर को बचाने के लिए लैंग्वेज को बचाना बहुत जरूरी। और हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो मातृभाषा, आज अगर आपको ऐसा कहा जाए कि ये आंटी खड़ी है और ये मम्मी खड़ी है, आप किसके पास जाओगे? मम्मी के पास ही जाओगे। मम्मी के पास। तो फिर क्यों मम्मी को छोड़ के ना, ना ये आंटी ज्यादा अच्छी है, ऐसा तो कभी नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। हाँ, आंटी के जी जी। साथ भी रहना है तो रहो, पर मम्मी को छोड़ के नहीं। मम्मी को साथ रख कर। एग्जैक्टली। जी। तो सर आजकल एक चीज़ देखने को मिल रही है, वैसे ज़माना डिजिटल होता जा रहा है और यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, लोग सब कुछ वीडियोस पे ही देख लेते हैं। जो वो पढ़ने का जो तरीका था, जो हम पढ़ते थे, वो चीज़ें अब धीरे धीरे एब्सोल्यूट होती जा रही हैं। तो ऐसे में एक युवा को क्या करना चाहिए कि वो अच्छा पढ़े, या फिर अच्छा पढ़ना कितना ज़रूरी है, उसके बारे में ज़रा प्रकाश डालिए। यार मुझे ऐसा लगता है कि देखो, समय के साथ चीजें बदलती हैं, एंड इट इज आई थिंक वेरी नेचुरल दैट थिंग्स चेंज। मतलब हम जैसे बड़े हुए या हमारे पेरेंट्स जैसे बड़े हुए, वैसे अभी के बच्चे बड़े नहीं होंगे। जैसे अभी ये पैंडेमिक चल रहा है, तो केजी में ही लोग वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। मतलब अभी जी। 3 साल के बच्चे को ही आप दिखा रहे हो कि आपको सीखने के लिए स्क्रीन के सामने देखना है, एंड दैट बिल्कुल। इज गोइंग टू फॉर्म अ वेरी डिफरेंट हैबिट इन दैट चाइल्ड्स माइंड। बट अब वो ये समय की मांग समझो या बदलते समय की तासीर, पर ये है, दैट इज व्हाट इट इज एंड वी हैव टू डील विथ इट। आई थिंक जो पढ़ने और लिखने से एक एडवांटेज वो मिलता है कि कोई भी चीज आपके दिमाग में बहुत आसानी से उतर जाती है। क्योंकि आप, हमें पता है जब स्कूल में थे तो ये 100 बार लिख के लाना, ये 100 बार लिखने की पनिशमेंट इसीलिए दी जाती थी कि आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाए। बिकॉज वेन यू राइट इट यू ऑल्सो रीड इट, राइट, हुँ। नेचुरली। तब आप पढ़े बिना तो उसको लिख नहीं पाओगे, लिख नहीं तो आपका पाएँगे। डबल ट्रिपल रिवीजन हो जाता है। अभी क्या होता है कि अब जो भी हम देख रहे हैं वो बहुत सुपरफिशियली देख रहे हैं। हम या तो उसको देखा, हाँ जो ली दो चल पति के, हाँ। तो उसकी वजह से शायद जो भी कॉन्सेप्ट उतरने चाहिए या जो नॉलेज जाना चाहिए वो कम जाता है, या जितना जाना चाहिए उतना शायद नहीं जा पाता, या उतना स्ट्रांगली नहीं जा पाता। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसके पीछे कुछ तो लॉजिक था।
और उसे कंप्लीटली छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजी से हो रहा है, उसे भी सीखना चाहिए, पर पहला वाला जो था उसके साथ में रख के सीखिए। सो डोंट डोंट कंप्लीटली गिव अप राइटिंग, डोंट कंप्लीटली गिव अप रीडिंग, दोनों को साथ में रखिए। सो जितनी चीजें आप स्क्रीन पे देखते हैं उसे आप पढ़ने की भी कोशिश कीजिए, तो आपका ही जो नॉलेज है वो एनहांस होगा। इसके साथ में एक चीज मैं खास ऐड ये करना चाहूंगा कि हमारे स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम रिसर्च को बहुत कम महत्व देते हैं। हम यस। किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हम उसके डीप में जाने की बात ही नहीं करते। आटलो वांची लो, आटला मार्क आवा જોઈએ, पती गई। मतलब वो जो एजुकेशन के प्रति हमारा जो जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं गलत है, और इसी वजह से जो एंशियंट इंडियन सिस्टम था वो नॉलेज बेस्ड था। और इसीलिए जितनी भी पहले की पुरानी सब जो इन्वेंशंस है, बहुत सारे इन्वेंशंस हमारे देश में हुए हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस चाइना में हुए हैं, और अभी ऐसा है कि सभी इन्वेंशंस अमेरिका में हो रहे हैं या यूरोप में हो रहे हैं। वो इसी वजह से शायद ऐसा हो, और हमारे लोग जाके कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द हम्म। इन्वेंशन डन बाय इंडियंस और चाइनीज। वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारी यहाँ की एजुकेशन सिस्टम इज बिकमिंग मेमोरी एंड एग्जाम बेस्ड। तो हम ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि एग्जाम को छोड़ो, सब एग्जाम में भी अच्छा पढ़ना ही है, पर आप अपने तरफ से फ्रॉम योर ओन एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये क्या है। अगर अगर कोई चैप्टर है, कोई कोई हिस्टोरिकल फिगर है, आजकल आजकल की जनरेशन के पास ये बहुत एक अमेजिंग एडेड एडवांटेज है जो हमारे पास नहीं था, कि आप किसी भी चीज के बारे में बहुत ही जल्दी उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, या पढ़ सकते हैं, या जान सकते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देख सकते हैं। हमारे लिए तो वी हैड टू गो टू अ लाइब्रेरी, बोरो बुक्स, किसी को पूछना पड़े, घंटों निकल जाते थे। अभी ऐसा नहीं होता। जैसे मेरा एग्जांपल, मैंने जब गिटार सीखना शुरू किया तब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, और टाइम पास करने के लिए घर पे एक गिटार पड़ा, मुझे आता नहीं था, तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे सीखता गया कैसे होता है, कैसे होता है। एंड अबाउट 3 इयर्स, 3 या 4 साल लगे मुझे बेसिक गिटार बजाने में। अगर वही चीज अभी होती तो मैं वो शायद 3 या 4 महीने में कर देता, क्योंकि इतने सारे ट्यूटोरियल्स है, इतने सारे वीडियोस है। तब तो मैं खुद सुन सुन के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं से कोई बुक दी तो जेरोक्स करा के पूरा थोड़ा थोड़ा अच्छो अच्छो देखा है उसमें से देख देख के। वो अभी नहीं है। सो ये जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज इट फॉर योर एडवांटेज। सो रिसर्च मोर, स्टडी मोर, नॉट बिकॉज एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, पर अगर आप जितना जानोगे वो आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। So try and focus on knowledge, try and focus on learning new things, and I'm damn sure it will definitely help you in some way or the other. Mera, I give you one more example, not to blow my trumpet, but just to give you a perspective that despite कि मैं गुजराती मीडियम में कभी नहीं पढ़ा हूँ, एक्चुअली मैं पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, मास्टर्स किया है इंग्लिश में मैंने, पर घर में मेरा हमेशा से एक बहुत ओपन एनवायरनमेंट रहा है, और पढ़ने का एनवायरनमेंट है कि कुछ भी पढ़ो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, कुछ भी पढ़ो। और मैं हमेशा से पढ़ता आया हूँ, तब से लेकर अब तक मेरी हैबिट, आई ऑलवेज कीप रीडिंग 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 रीडिंग। अब तब मुझे नहीं पता था कि ये मुझे कहाँ काम आएगा, क्योंकि ये सब नॉवेल्स थी, ये सब स्टोरीज थी, कविताएं थी, तो मुझे तब पता नहीं था कि, और वो मेरे एग्जाम में नहीं आने वाला था। तो फिर भी मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे उससे बहुत मजा आता था। एंड आई एट दैट टाइम डिड नॉट नो कि ये मुझे कब काम में आएगा। फिर जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तब पता चला कि नहीं, रेडियो पे तो गुजराती में ही बात करनी पड़ेगी। और तब जो मैंने पहले सब जो जो नॉवेल्स पढ़ी थी, स्टोरीज पढ़ी थी, कविताएं पढ़ी थी, वो सब अब मुझे काम आने लगी इन रेडियो। तब मुझे पता भी नहीं था कि फ्यूचर में मुझे कब काम आएगा, यू नो। सो एनीथिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ विल कम टू यूज एट सम पॉइंट इन योर लाइफ। तो उसको पूरे जान से, पूरे ध्यान से, दिल से कीजिए, कहीं ना कहीं वो काम जरूर आएगा। नॉट बिकॉज एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, एग्जाम तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, प्रोसेस है, सबको पास करनी है। चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, पास करके निकल। पर ट्राई एंड फोकसिंग ऑन योर ओन डेवलपमेंट। जी सर। तो सर अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई ऐसे ऑथर या फिर कोई ऐसे पोएट जो कि युवाओं को खास पढ़ने चाहिए, वेदर इन इंग्लिश और हिंदी और गुजराती वट। अब आई डोंट रियली हैव फेवरेट्स, और आई वुडंट रेकमेंड एनीथिंग, बिकॉज मुझे लगता है ये सब बहुत सब्जेक्टिव होता है। हाँ। पर इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हर एक विषय में, हर एक भाषा में देर इज ट्रमेंडस वर्क दैट हैज बीन डन। मतलब ये एक इतना विशाल दरिया है कि एक एक जीवन काल कम पड़ जाएगा।
अगर आप किसी एक विषय को भी अगर पकड़ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पकड़ते हैं गुजराती पोएम्स या गुजराती पोएट्री, तो उसमें इतना सारा मिलेगा आपको, इतनी वैरायटी है। अगर आप पकड़ते हैं कि नहीं मुझे साइंस फिक्शन के बारे में जानना है या साइंस फिक्शन पढ़ना है, इतना सारा काम हुआ है। सो देर इज सो मच टू रीड, सो मच टू लर्न, सो मच टू स्टडी, सो मच टू अंडरस्टैंड। इतनी सारी चीजें हैं कि आप अपना जो पैशन है या जो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं है कि आपको लिटरेचर में ही इंटरेस्ट हो, पॉसिबल है कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट हो, क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट हो, आपको न्यूक्लियर फ्यूल कैसे बनता है उसमें इंटरेस्ट हो, या आपको एस्ट्रोनॉट क्या करता है काम उसमें इंटरेस्ट हो, या दरिया में नीचे क्या है वो जानना है मुझे उसमें इंटरेस्ट हो, किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, आप कभी ट्राई एंड सी डिस्कवरी चैनल पे कभी कभी बहुत सारे अलग अलग वाइल्ड लाइफ के वो दिखाते हैं, यस। और वो लोग कैसे शिकार करते हैं, कैसे नहीं, कैसे शूट करते हैं। हैव यू एवर थॉट कि ये जो शूट करने गया है उसने वो एक शॉट के लिए कितने घंटे बिताए होंगे? जी Sometimes not बिल्कुल। घंटे, sometimes days together. They just sit there for that one shot. There are people जो एनिमल्स पे स्पेशलाइजेशन करते हैं, खिसकोली पर स्पेशलाइजेशन करेला लोगों से दुनिया, खिसकोली। हमको ऐसा लगता है इसमें क्या स्पेशल, पर वो उसका पैशन है, उसको उसमें इतना इंटरेस्ट पड़ा है कि वो उसके अंदर डूब जाता है। बिल्कुल। वो पैशन लाने की जरूरत है। तो आप कोई भी कुछ भी पढ़िए, किसी भी ऑथर को पढ़िए, पर उसके लिए पहले पैशन अपने अंदर, एक कोई भी एक टॉपिक को लेकर कि इसमें मुझे बहुत मजा आता है, फिर चाहे वो आपका स्टडी रिलेटेड टॉपिक हो या ना, ट्राई एंड डू दिस, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, डेफिनेटली। जी सर, एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बाप रे। स्टूडेंट लाइफ एंड रिलेशनशिप, आपको क्या लगता है कि ये कितना एक साथ कितना जा सकता है? यार जाने को तो सब कुछ जा सकता है। देखो मतलब एज लॉन्ग एज, ये क्या कैसी बात है पता है कि हम जब साइकिल चलाते हैं तो जब नई नई साइकिल सीखते हैं ना, तो पहले हम नॉर्मल साइकिल चलाते हैं ऐसे डर डर के, फिर जैसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है फिर हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, फिर एक हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं, दूसरा हाथ से जरा ऐसे ऐसे कर लिया, फिर और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर हम दोनों हाथ ऐसे करके थोड़े साइकिल वाइकल चलाते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, तो हमारा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये सब करना अलाउड है जब तक आप साइकिल पे से ना गिरो तब तक। सो बिल्कुल। यू शुड नेवर लूज द फोकस ऑफ योर एम। आपको लाइफ में क्या करना है, पढ़ाई करनी है तो कौन सी डिग्री लेनी है, उसमें कितने मार्क्स आपको चाहिए, आपको कौन सी नौकरी करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, आपको पैसे कमाने हैं या कहीं सेटल होना है, क्या करना है, आपका जो विजन है, आपका जो गोल है, वो ध्यान में रखने के साथ साथ अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो कीजिए। एनीथिंग दैट चेंजेस योर फोकस इज बैड फॉर यू। अगर आप एनीथिंग, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि रिलेशनशिप्स आर बैड, एनीथिंग। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो पबजी के या कोई गेम के इतने अडिक्ट हो जाते हैं कि 12-12 घंटे वो खेलते रहते हैं। दैट इज नॉट गुड। एनीथिंग दैट यू कैन, आप पबजी खेलो ना, किसने मना किया? 1 घंटा आधा घंटा खेलो फिर रख दो, फिर अपना काम करो। तो अगर आपका जो फोकस है, आपका जो एम है, अगर वहां से आपका ध्यान कोई भी चीज भटका रही है, चाहे वो गेम हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, आपकी कोई हैबिट हो, तो वो सब कुछ खराब। एनीथिंग दैट यू कैन डू विथ योर फोकस, उसके साथ साथ आप जो भी कर सकते हैं, दोस्ती यारी गेम ये वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो आपके ऊपर इतना हावी नहीं हो जाए कि आप आपका फोकस लूज करो। बिकॉज एस्पेशली फॉर स्टूडेंट्स ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप जितने भी लोगों से पूछेंगे, मुझे पूछ लो, दिलीप सर से पूछ लो, आप पेरेंट्स से पूछ लो, आप एक बार ऐसा पूछोगे कि स्कूल में अगर जाने मिले तो आप जाओगे वापस, कॉलेज में जाने मिले तो जाओगे वापस, 99% पीपल विल से यस। वहां जाके कोई ऐसी चीज करनी है कि अब वो चेंज कर दूंगा मैं, अब उसको मैं ऐसे तरीके से करूंगा, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना वो बाद में आता है। प्रॉब्लम ये है, अब इफ यू सेंड मी टू कॉलेज बैक, तो मैं सोचूंगा अरे यार तब मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया यार, फालतू में लोगों के साथ चाय की किटली पे बैठा रहता था, उसकी वो टाइम में मैं ये कर सकता था। वो सब नॉलेज है ना बाद में आती है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। पर वो समय तो अब वापस आने वाला है नहीं। बिल्कुल। सो
So these years that you are in your school or your college or you are making your career are very, very important years, and they will never come back. So don't lose your focus. Keep your focus on. उसके साथ आपको सब कुछ करना है, allowed है, everything is allowed. As long as your family is allowing you and as long as it is legal, everything is okay. But don't lose focus. Don't फिर पार्टी करने में फिर अपना एग्जाम भी चला गया तो उसका कोई पॉइंट नहीं। बिल्कुल। जी सर, अब आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी ओर से कोई मैसेज हमारे युवा वर्ग को देना हो तो ज़रूर दें। एक्चुअली मैं बहुत सारा बोल चुका हूँ, तो I don't think there's anything that I want to convey left. But it's very simple, guys. हम ऐसा समझते हैं कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सब कुछ हो जाता है. It is just that you have to be confident. You have to keep your focus on. एक मैं आपको हैक बताता हूँ या एक मैं आपको टिप देता हूँ, जो बहुत सारे लोग जानते भी हैं. ऑलवेज थिंक दैट जैसे जब आप खड़े होते हैं या आप खड़े होते हैं कि आप जब आप उठते हैं सुबह में, आप आपका दिन शुरू करते हैं, तो ऐसा सोच के दिन शुरू कीजिए कि आज कौन सा दिन है. आज 15 जुलाई. अरे 15, आज की डेट मेरे लिए बहुत लकी है. कल ऐसा सोचना ये आज कौन सा दिन है, आज संडे. अरे संडे मेरे लिए बहुत लकी है. अगर आप ये इमोशन के साथ आपका दिन शुरू करेंगे, आई एम डैम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा. ऑलवेज थिंक दैट यू आर वेरी लकी, ऑलवेज थिंक दैट यू आर वेरी फॉर्चुनेट, एंड यू आर. ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव, और आप उसमें से आगे ही बढ़ते जाएंगे. इफ यू कीप फोकसिंग ऑन मेरे पास क्या नहीं है, तो आपको वही हमेशा दिखता रहेगा जो आपके पास नहीं है. सो फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड कीप प्रोग्रेसिंग इन लाइफ. तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आरजे क्षितिज, और उन्होंने बहुत सारे विषयों पे हमें बहुत ही डिटेल में जानकारी दी है, और उसके लिए मैं उनका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा. और अगर अभी तक आपने क्षितिज सर को फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके उनको फॉलो कीजिए. वो बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं. उनका गरबा और गिटार का भी कैंपेन बहुत ही बढ़िया चल रहा है. उनकी यूट्यूब चैनल है वटथी गुजराती ऑफिशियल, वटथी गुजराती ऑफिशियल. उस पर जाइए. मैं खुद भी उसको सब्सक्राइब कर चुका हूँ. बहुत ही बढ़िया है. और उनके ज़रा गरबा सुनिएगा गिटार पे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा. वेदर मैटर नहीं करता आप किसी भी लैंग्वेज को समझते हो, आपको म्यूज़िक में बहुत ही मज़ा आएगा. तो शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका वक्त देने के लिए. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच सर. जय हिंद. जय हिंद.